Welcome to Unlocked by Mansi. We are trying to break down how Porsche lost 99% of its profit in a single year. अगर हम बिजनेस में एफिशिएंसी की बात करें तो इन द ऑटोमोटिव वर्ल्ड एक ही नाम है दैट डिजर्व्स द फर्स्ट प्लेस, पोर्शे। जब मास मार्केट ब्रांड्स एक कार बेचकर कुछ हजार रुपए के प्रॉफिट्स के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उसी टाइम पर पोर्शे वाज अर्निंग अप्रॉक्सिमेटली 18,000 यूरोज ऑन वन कार। दैट इज 16 से 17 लाख रुपए पर कार, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉफिटेबल कार मेकर। 2024 के पहले 9 महीनों में पोर्शे ने लगभग 4.04 बिलियन यूरोस का प्रॉफिट कमाया था, पर यही प्रॉफिट गिरकर 2025 में सिर्फ 40 मिलियन यूरोस रह गया। दैट इज अ 99% डिक्लाइन। पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये वही ब्रांड है जो जनरेशन से लग्जरी और परफॉर्मेंस को डिफाइन कर रही है। तो एक साल में इनका प्रॉफिट पूरी तरीके से कोलैप्स हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हिस्टोरिकली पोर्शे ने आखिर इतना प्रॉफिट कमाया कैसे था। उनके बिजनेस के 3 मेन पिलर थे। द फर्स्ट पिलर वाज आइकॉनिक डिजाइन एंड ब्रांड, क्योंकि इनका कोर डिजाइन जैसे कि स्लोपिंग रूफ्स या राउंड हेडलाइट्स टाइमलेस थे। पोर्शे को हर बार बिलियंस खर्च कर नए डिजाइन के लिए मार्केट में कम्पीट नहीं करना पड़ता था। इसी कंसिस्टेंट डिजाइन की वजह से पुराने मॉडल्स का भी डिमांड हमेशा मार्केट में बना रहता था और कस्टमर्स को भी प्रीमियम प्राइस देने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि पोर्शे इज अ स्टेबल इन्वेस्टमेंट जो डिप्रिशिएट नहीं होगा। सेकंड है इनका मोटर स्पोर्ट डीएनए। पोर्शे ने 30,000 से भी ज्यादा रेसेस जीती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऑर्गेनिक मार्केटिंग मिलती है जो नॉर्मल टीवी एड्स के मुकाबले काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। कार से एक प्रीमियम परसेप्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल कार्स जैसे कि कयान या टाइकान की भी डिजायर बढ़ जाती है। इनफैक्ट पोर्शे के मार्केटिंग जीनियस की बात की जाए तो कई बार पोर्शे अपनी गाड़ियों के एग्जीबिशन को प्लेन्स के साथ लगाती है, ताकि कस्टमर महंगे महंगे प्लेन्स देखने के बाद पोर्शे की गाड़ी को एक नॉर्मल वैल्यू का कंसिडर करे। पोर्शे अपनी इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन पर टाइट कंट्रोल रखती थी ताकि हर कार पर मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। वो अपना एंड टू एंड सप्लाई चेन कंट्रोल करती थी और मोस्टली प्रोडक्शन को इन हाउस करती थी, जिस वजह से उन्हें एक्सटर्नल सप्लायर्स को मार्कअप भी नहीं देना पड़ता था। इससे प्रॉफिट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पोर्शे की अपनी पॉकेट में आता था। इनफैक्ट आपने बहुत बार सुना होगा कि पोर्शे का हर पार्ट इज कस्टमाइजेबल, चाहे वो उसके व्हील्स हो या उसका कलर हो या उसकी सीट का लेदर हो, द क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग। इस कस्टमाइजेशन के लिए वो अपने कस्टमर से एक मार्कअप चार्ज करते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा हाई हो जाता है। पर आखिर इतने स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि एक साल में पोर्शे के प्रॉफिट्स नियरली क्रैश करके 1% पर आ गए? उनकी फर्स्ट मिस्टेक थी अपनी ईवी कैपेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करना और ईवी की भीड़ में भागना। मार्केट में ईवीज की बढ़ती हुई डिमांड को देखकर उन्होंने एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया, 80% ईवी सेल्स का। पर यहाँ उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी और मार्केट की रेडीनेस को ओवर एस्टिमेट कर लिया। उनका बेस्ट सेलिंग मॉडल मकान ईवी सॉफ्टवेयर ग्लिचेस की वजह से एक साल से भी ज्यादा डिले हो गया। इससे मार्केट में एक प्रोडक्ट वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि उनकी पुरानी हाइब्रिड कार्स का प्रोडक्शन ऑलरेडी कम हो गया था और नई वाली ईवी वो स्टिल इन प्रोडक्शन। तो कस्टमर्स के पास ऑप्शंस ही नहीं बचे थे, जिस वजह से वो अपने कॉम्पिटिटर्स की तरफ स्विच करने लग गए। द सेकेंड मिस्टेक वाज चाइना, जो उनका सबसे बड़ा प्रॉफिट का सोर्स था। वहां पर 42% से डिलीवरी गिर गई इन अ ईयर। पर आखिर ये हुआ क्यों? नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। पोर्शे ने जैसे आज तक उनकी गाड़ियां ऑन द बेसिस ऑफ जर्मन हेरिटेज एंड टाइमलेस डिजाइन बेची थी, उन्हें लगा उनकी नई ईवी गाड़ियां भी उसी बेसिस पर बिक जाएंगी। बट द चाइनीज मार्केट हैड इवॉल्व्ड। लेकिन चाइनीज बायर्स अब डिजिटल इंटेलिजेंस चाहते थे और उनके लोकल प्लेयर्स जैसे कि BYD और Xiaomi ने बेटर AI और बेटर टेक लोअर प्राइस में दिया। पोर्शे ने अपने लोकल कॉम्पिटिटर्स को अंडर एस्टिमेट किया, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट और हिट हुआ। द थर्ड मिस्टेक वाज लॉस ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। पोर्शे की असली ताकत उसकी वर्टिकल इंटीग्रेशन में थी, उनका एंड टू एंड सप्लाई चेन का कंट्रोल एंड लो प्रोडक्शन कॉस्ट। पर जब उन्होंने ईवीज पर शिफ्ट किया, उन्हें अपने एग्जिस्टिंग प्लांट्स में मॉडिफिकेशंस करने पड़े, जिस वजह से कॉस्ट काफी बढ़ी।
एंड फॉर द बैटरीज दे हैड टू लुक फॉर एक्सटर्नल सप्लायर्स, जिसकी वजह से उनके मार्जिन और भी कम हो गए। ईवी ट्रांजिशन के लिए उन्हें बैटरीज एक्सटर्नल सप्लायर्स से लेनी पड़ी। इससे उनका इन हाउस कॉस्ट एडवांटेज खत्म हो गया। टू अवॉइड दिस उन्होंने अपना इन हाउस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने का भी सोचा, बट ड्यू टू द मैथ नॉट एडिंग अप दे हैड टू स्क्रैप इट, जिससे उन्हें अप्रॉक्सिमेटली 3.1 बिलियन यूरोस का रीअलाइनमेंट भी करना पड़ा। द फोर्थ मिस्टेक वाज लॉस ऑफ एसेट वैल्यू। पोर्शे बिलियनर्स का फेवरेट था क्योंकि वो काफी लंबे टाइम तक अपनी एसेट वैल्यू को होल्ड करता था, बट नए मॉडल्स जैसे कि टाइकान ईवी 24 मंथ्स में ही आधे प्राइस पर डिप्रिशिएट हो चुके थे, जिस वजह से उनकी लॉयल कस्टमर्स का ट्रस्ट टूट गया। इसी क्राइसिस के बीच में पोर्शे के अंदर एक इंटरनल लीडरशिप क्राइसिस भी चल रहा था, जहां सीईओ ओलिवर ब्लूम वाज हेडिंग बोथ कंपनीज वोक्सवैगन एंड पोर्शे, जिससे उनका पूरा ध्यान पोर्शे पर नहीं रहा और उन्होंने कई इंपॉर्टेंट मार्केट सिग्नल्स को इग्नोर कर दिया। जहां मार्केट वाज डिमांडिंग द रोरिंग इंजन एंड द टाइमलेस डिजाइन ऑफ पोर्शे, वो अपनी साइलेंट बैटरीज को पुश कर रहे थे। 2025 was a year of global shifts. पोर्शे को इंटरनल प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। यूनाइटेड स्टेट्स उनका एक बहुत बड़ा मार्केट था, पर उनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वहां पर लोकेटेड नहीं थी। तो जब यूएस ने 15% टैरिफ्स लगाए ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, पोर्शे के प्रॉफिट मार्जिन्स और भी ज्यादा हिट हुए। एंड दिस इज हाउ पोर्शे रीच्ड फ्रॉम अ स्काई हाई प्रॉफिट टू नियरली अ 99% ड्रॉप। एज बिजनेस स्टूडेंट्स या कोई भी बिजनेस ओनर, हम इससे क्या सीख सकते हैं? एक सक्सेसफुल और लेगेसी ब्रांड भी खत्म हो सकती है अगर वो अपनी कोर कॉम्पिटेंसी या कोर वैल्यू प्रोपोजिशन को इग्नोर करे। पोर्शे का कोर था वैल्यू रिटेंशन और इंजीनियरिंग सुप्रीमेसी, जो उन्होंने ईवी की भीड़ में कहीं खो दिया। That's it for today. For more insightful content, kindly like, share and subscribe. Thank you.